में है वो किस तरह हाथों से उसकी बुनाई देखिए। इसमें तसर का कफन है ना, दिखाई कल करते हैं चल रहा है ये धागा। ये तसर का जो है बॉयल किया हुआ कफन है। और ये फाइनल उसको जो है ये बनाया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिंग। तो उस तरह से धागा को फिर धूप में दिया गया है तो फिर थोड़ा सूखने के लिए। ये धागा सूख रहा है और ये किस तरह से कपड़े में परिवर्तन हो जाएगा मैं आप। तो दोस्तों मैं दिखा रहा था आपको किस तरह से तसर से जो है कपड़े तैयार किए जाते हैं। मैं ज्ञानू गुप्ता पान आपको आज नाथनगर के खादी भंडार उद्योग में लिए चलता हूं और दिखा रहा हूं किस तरह से महिलाएं एक कोकून से, जो तसर का कोकून होता है जिसे कीड़ा से तैयार किया जाता है, उससे फिर धागा निकलता है, उस रेशम के धागे से फिर कपड़ा तैयार हो जाता है जिसको आप सिल्क बोलते हैं। और यह सिल्क की नगरी भागलपुर इसी से विश्वविख्यात है। आइए मैं घुमा रहा हूँ आपको और चलिए मैं किस तरह से कपड़े तैयार होता है। और इसे कहते हैं हस्तकरघा, हैंडलूम। और ये कपड़े की बुनाई जो हो रही है और ये देख सकते हैं यह है ओरिजिनल सिल्क जिसे तसर बोलते हैं। और ये कपड़ा जो है तैयार किया जा रहा है इसी पर। और इस तरह देख सकते हैं वो किस तरह हाथों से उसकी बुनाई देख। यही है वह तसर जिसके नाम से यह भागलपुर विश्व में विख्यात है, सिल्क सिटी के नाम से। तो दोस्तों यह देख सकते हैं किस तरह से धागे से आपका कपड़ा तैयार हो रहा है। और उस कपड़े को जब इस पर लेकर चलते हैं तो यहाँ पर कैसे पहुँचता है तो यह देख सकते हैं आप। यह गोल जिसको बीम बोलते हैं यहाँ, और यह धागे से इसको लिपटा जाता है और एक एक धागे को इसके मार्ग रास्ते से वहाँ गुजारा जाता है। और एक एक धागे को इस तरह से इसमें सेट किया जाता है और एक एक धागा वहाँ चलता है डिज़ाइन के हिसाब से। इसे हम बोबिन बोलते हैं। इसमें सारा सिल्क का, कॉटन का, चाहे जो भी बनाते हों, मालवरी, और इस तरह से धागे। और ये पूरी तरह से यह धागा वहाँ जाकर बीम पर लिपट जाता है। फिर वह बीम के बाद इसमें आता है, वो फिर हैंडलूम में वो चढ़ता है और वहाँ जाकर कपड़े के रूप में तैयार होता है, जो आप पहनते हैं शान और शौकत से इस भागलपुरी सिल्क।
इसे ही कहते हैं भागलपुरी सिल्क, जिसे मालवरी, और ये देशी जिसको बोलते हैं यहाँ कोकून से मालवरी रेशम के कीड़े से जो बनाया जाता है वही यह धागा और कपड़ा है। और यह धागा और यह जब एक इस पे तैयार होता है, इस पे लिपटा जाता है और यही वो अंदर जाकर उसमें शटल में इस पार से उस पार धागा बुनता है। इसे बोलते हैं यहाँ लरी। और इस पे जो यही है चरखा, इस चरखे में इसे लगाकर इस पे धागे को लिपटा जाता है, यहाँ धागा लगाया जाता है और इस धागे को इस लरी में लगाया जाता है और ये लरी जाकर के वो हैंडलूम में हस्तकरघा में चलता है। इधर से उधर अंदर से धागा जाता है और वो कपड़े की तैयारी करता है। यही है वह चरखा, जिसे अभी तो ये थोड़ा मॉडर्न हो गया है, लोहे का हो गया, पहले लकड़ी का हुआ करता था, जिसे पुराने ज़माने में वो जो चरखा देखते थे गांधी चरखा। तो ये देखिए यहाँ तैयार होकर ये बिल्कुल सिल्क का ओरिजिनल ये बंडी भी तैयार हो रहा है जो देश विदेश में जाते हैं। और यह देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है और टेलर मास्टर भी है हमारे गुड्डू भाई, और ये अभी तो कुर्ता बना रहे हैं और फिर सारे मशीन पर जो है बनता है। और ये सारे देखिए ये बनकर कुछ जो है बिल्कुल ओरिजिनल रेशम का ये बंडी तैयार हो रहा है। यह जो सिलाई मशीन भी है यह कुछ एडवांस क्वालिटी का दिख रहा है, इसमें सारा काम एक ही मशीन पर हो जाता है। तो आइए आज के इस खादी भंडार नाथनगर के संचालक संजय लाल जी से मिलते हैं और कुछ जो है पूछते हैं कि कैसे कैसे यहाँ का जो है चल रहा है। तो हमारे संजय लाल जी जो पान समाज के ही हैं और नाथनगर में जो चला रहे हैं ये खादी भंडार, तो थोड़ा सा पकड़ लीजिए। तो यह जो खादी भंडार नाथनगर में है, हम तो जब से होश संभाले हैं जन्म के बाद से तब से देख रहे हैं। तो अब जो है यह क्या लग रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है या क्या ज़रूरत है? देखिए हमारी संस्था जो है 1962 से चली आ रही है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उसके बाद कई लोग आए, तो फिर बाद में अंत में मेरे हाथ में भी आया है। तो पहले से बहुत प्रगति हुई है और अपने स्वजाति लोग भी काफ़ी बनकर हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं। अब वो सभी लोग तो अभी धागा जो बन रहा है तो ये किस क्वालिटी का धागा है? ये भागलपुर का सिल्क धागा है, तसर बोला जाता है। और ये मालवरी भी इसी को? हाँ नहीं, मालवरी धागा अलग होता है। मालवरी अलग है, ये तसर है। ये ऊपर में जो धागा बन रहा है कटिया है। कटिया तो कोकून से, तसर के कोकून से जो कीड़ा बाहर निकल जाता है, इंसेक्ट। अच्छा, उसे देखिए कपड़ा भी बन रहा है। हाँ। तो ये कपड़ा कहाँ तक जाता है? ये कपड़ा जो है भारत के हर प्रांत में जाता है। तो दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर के दिल्ली। अच्छा, यहाँ से जो है मान लीजिए इस खादी भंडार से क्या विदेश भी जाता है? हाँ, इस खादी भंडार से तो विदेश हम लोगों ने प्रयास नहीं किया है जरूर, लेकिन यहाँ से लेकर के कोई भेजता होगा? हाँ, यहाँ से लेकर के बहुत लोग बाहर भेजते हैं। यहाँ से जा करके लेकर के लोग व्यापारी जो है हो सकता है विदेश ले जाते हैं। विदेश भी ले जाते हैं, बहुत लोग ले जाते हैं। यहाँ का दायरा जो है भारत के हर कोने में, हर कोने से लोग यहाँ आकर के खरीदते। अच्छा, यहाँ धागा जो बन रहा है तो अभी तो कम महिलाएं हैं, तो कितनी महिलाएं यहाँ रहती है? ये हमारे यहाँ करीब करीब 100 महिलाएं हैं। 100 महिलाएं? हाँ, लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर आके काम नहीं करती है। अच्छा, अपने खादी जो है वो गृह उद्योग है। हाँ। तो हम बहुत लोगों को काम अपने घर पर ही करने के लिए भेजते हैं। अच्छा, ये कोकून ले जाओ, अपने घर में धागा तैयार करो, उसके बाद यहाँ पहुँचा दो। तो सबके घर में मशीन होगा? हाँ, सभी लोगों को हम लोगों ने मशीन दिया है। अच्छा, मशीन भी दिए हैं? मशीन भी दिए हैं, हमारी संस्था की तरफ से उनको मशीन दिया गया है। अच्छा। और ये मशीन वो अपने घर में जो है अपने समय के हिसाब से, अच्छा। ये ऑफिस का समय नहीं है कि मैं समय आपको जब फुर्सत हो आपको जिस समय मिल, रात में, दिन में, दोपहर में अपना हाँ, बाल बच्चे को अपना पढ़ाना लिखाना, उसके बाद में ये काम करना, अपना काम करना है। और वो धागा को तैयार करके यहाँ पर ऑफिस में पहुँचा देना है। और पहुँचाने के बाद फिर उसी धागे से कपड़े तैयार होते हैं और फिर अलग अलग जगह में जाते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए ये जो कोकून है, ये तो इसका जो कीड़ा जो बनता है उसका तैयार कहाँ होता है? ये तो जो है भागलपुर बिहार में तो उतना ज़्यादा यहाँ तो पहले सिल्क इंस्टीट्यूट था जहाँ से रेशम बनता था। हाँ, तो वो बंद है पूरी? ये बंद है, लेकिन ये ज़्यादातर झारखंड से जो है चाईबासा हो गया, फिर जो है छत्तीसगढ़ से भी आता है। हाँ, फिर यहाँ दुमका है झारखंड में,
और उसके बाद जो बिहार में भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है बांका के आसपास। अच्छा, इससे पहले बिहार में बनता था कि नहीं? बिहार में नहीं, बिहार में कोकून जो है यहाँ शुरू से सिर्फ धागा तैयार करना, कपड़ा तैयार करने का काम होता है, लेकिन ये आदिवासी लोग ही ये कोकून का। तो दोस्तों यह जान लीजिए, बहुत बड़ी विडंबना है। भागलपुर को सिल्क सिटी से जाना जाता है, लेकिन यह जानकारी मिली कि आज तक भागलपुर में सिल्क का जो रेशम का कीड़ा होता है, यह पालन बिहार में अभी तक नहीं है। यह बिहार के दूसरे राज्य में से यहाँ आता है और यहाँ जा करके धागा बनता है। हाँ। यहाँ पर जो है शुरू से ही जो बिहार झारखंड लोग हो गया, तो झारखंड के अलग होने से जो इसका उत्पादन क्षेत्र है सब झारखंड में चलता है। तो समझ लीजिए सरकार क्या कर सकती है यहाँ भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए। सबसे पहले तो सिल्क उद्योग है भागलपुर, लेकिन यहाँ सिल्क का जो कोकून बनता है, पालन होता है कीड़े का, वह पूरे बिहार में कहीं नहीं है और इससे पहले भी नहीं था। हाँ। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसलिए यहाँ के बुनकरों की समस्या का सामना करना पड़ता है कि कोकून उसको अपने मनमानी अपने मूल्य पर नहीं ले सकता है, वो दूसरे राज्य से आ रहा है, है। बहुत ज़्यादा उसका टैक्स भी होगा। टैक्स कोकून का कोई टैक्स अच्छा, टैक्स नहीं है। लेकिन वहाँ का जो दूसरा स्टेट जैसे उड़ीसा है, वो नहीं चाहता है कोकून हमारा बिहार जाए, वो अपने स्टेट में वहाँ अपने बुनकरों का काम देना चाहता है। झारखंड वो चाहता है कि हमारे स्टेट में ही कपड़ा यही रह जाए, तो क्यों देगा दूसरे स्टेट को? अच्छा, तो वहाँ से यहाँ लाने में हमको लगता है वहाँ के रेट के हिसाब से यहाँ महंगा पड़ जाता होगा। नहीं, महंगा तो नहीं पड़ता, जो आने जाने का परिवहन खर्च है वही लगता है, इसमें बहुत कोई टैक्स। ट्रांसपोर्टिंग जो वहाँ से यहाँ आता है, तो उस समय कोई रास्ते में चेक छाग रोका क्या ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये प्रारंभ से प्राचीन काल से लोग आते हैं वहाँ से। तो बिहार सरकार से कुछ इसमें है कि आप आराम से लेकर आ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। हम लोग भी डिमांड करते रहे सरकार से कि कोकून बैंक जो है, बहुत पुरानी मांग है यहाँ की कि ये कोकून बैंक। नहीं, कोई आम आदमी चाहे कि हम वहाँ से कोकून लाएं, तो क्या ला सकता है? हाँ, ला सकता है। इसके लिए कोई लाइसेंस भी है? कोई लाइसेंस नहीं सकता है। ये कोकून जो ऐसा चीज़ है कि एक कृषि प्रोडक्ट है। हाँ, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई भी ला सकता है। लेकिन कपड़ा तैयार होने के बाद टैक्स तो हाँ, उस पर कपड़ा पर भी कर नहीं है इस पर। नहीं, ये तो खादी भंडार पे नहीं होगा, लेकिन आम पब्लिक जो इसको बना रही है उस पर तो होगा। हाँ, दूसरे प्राइवेट में तो 12% है कपड़े पर। रेडीमेड पर टैक्स है, खादी भंडार पे 12% GST रेडीमेड का। खादी भंडार में भी GST तो है। 1000 रुपये से मूल्य के ऊपर के सामान पर 12% टैक्स है, 1000 से नीचे के मूल्य पर 5% टैक्स है। अच्छा, तो बड़ा जो इंडस्ट्री कपड़ा बना रहा है उसको भी 12% है? हाँ, उसको नहीं टैक्स देना पड़ता। और छोटा आदमी जो अकेले मेहनत करके कर रहा है उसको भी 12% है। तो बड़ा इंडस्ट्री के सामने टिक पाएगा कोई? यही तो बात है, सबसे बड़ी बात है कि जो गांधी जी के समय में भी कभी भी खादी पर टैक्स नहीं रहा था, लेकिन आज जो है रेडीमेड पर टैक्स देना पड़ रहा है। नहीं, खादी भंडार से हट करके चलो, खादी भंडार को सरकार कुछ रिबेट दे रही है, लेकिन उसके अलावा जिसके पास खादी भंडार का लाइसेंस नहीं है, वो लोग जो भागलपुर में काम कर रहे हैं सिल्क का, उसको तो पूरा टैक्स देना पड़ता है, उसको तो कोई रिबेट नहीं। तो वो कैसे इस दौड़ में पिछड़ जा रहा है? हाँ, पिछड़ जा रहा है, उसके लिए समस्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो है इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उसके कपड़े बनते, रेमंड है, विमल है, और जो है उसका मुकाबला नहीं कर पाता, मार्केटिंग भी नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो टैक्स ले रही है, लेकिन सरकार उसके पेमेंट का कुछ सुरक्षा नहीं कर रही है। मतलब वो जैसे माल यहाँ से बाहर भेज दिए, ये GST सिस्टम जो है ना, ये GST सिस्टम ये नगद लेन देन का पर आधारित है। हाँ, GST कि हमने माल बेचा तुरंत हमको पैसा मिला, ऐसा होता नहीं है। ये यहाँ का बिजनेस जो है, व्यापार जो पूरी तरह उधार पर बन के बाजार पर आधारित है। आप यहाँ का जो बुनकर है, माल तैयार किया, बाहर भेज दिया, उसका पैसा 3 महीने में आएगा कि 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन GST समय पर जमा करना है। हाँ, उसका माल बिके न बिके। अच्छा, हो सकता है GST जमा कर दिए, कपड़ा भेज दिए, फिर बाद में वहाँ से व्यापारी कपड़ा वापस भेज दिया, एकदम होता ही है। आपका माल नहीं बेचेंगे, फिर उसको रिटर्न क्लेम करना पड़ता है, फिर वापस आता है। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जिसके पास संसाधन पूरा नहीं है, छोटा व्यापारी हो तो नहीं कर पाएगा, बहुत तो डूब गए इसमें। जिसको अकेले खरीदना, अकेले बनाना, अकेले बेचना है, वो जो कुटीर उद्योग जिसको बोल रहे हैं, जिसके पास एक ही हस्तकरघा है,
अकेले धागा बनाता कपड़ा बनाता वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कर वो पाएगा। तो किसी के अंडर चला जाएगा। हाँ हाँ, और उसमें है कि कुछ एक लिमिटेशन है, मुझे जानकारी नहीं है, हाँ। लेकिन कुछ ज़्यादा मूल्य जो कम मूल्य का होता है, जहाँ जो कबाड़ करता है उसको GST में नहीं लगता। हाँ हाँ, वो तो है कि 40 लाख से कम वाले को GST नहीं लगेगा, उसको GST नहीं लगता। लेकिन अगर हम ये कपड़ा बनाएं और जाकर के बिहार से बाहर हम बेचना चाहें तो नहीं कर सकते। नहीं बेच सकते, हमको फिर GST लेना पड़ेगा, फिर हमको किसी बड़े व्यापारी के सामने जाना पड़ेगा, अपने लोकल उसी के हाथों GST बेचना का पैसा हमको हमेशा जमा करना पड़ेगा, लेकिन हमारा पेमेंट कब आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। चलिए, तो फिर भी भागलपुर का इसी तरह का शिल्प उद्योग चला जा रहा है जमाने से, जब तक सुने हैं, आप भी सुने, हम भी सुने, और चल ही रहा है किसी तरह से। और इसी दौड़ में लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कुछ लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीछे भी पड़ रहे हैं, पीछे भी हट रहे हैं, इस धंधे को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, समेट रहे हैं। इसमें बड़े व्यापारी कुछ हावी भी हो रहे हैं, जो असल इसके जो है हकदार थे, जो पान समाज के जो लोग आज इस काम को छोड़ रहे हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ से न धागा है, अभी तक कि कॉटन का भी धागा यहाँ नहीं बनता है, न कॉटन का धागा बनता है, न पॉलिस्टर का धागा बनता है। फिर भी भागलपुर कपड़े का जो है एक हब है, यहाँ पर कपड़ा तैयार होता है, और पूरे विश्व के मानचित्र पर भागलपुर को जाना जाता है कि ये कपड़े का जो है यहाँ बुनकर क्षेत्र है। आश्चर्य है, यहाँ कपड़ा बनता है, इसका नाम है विश्व में, धागा नहीं मिलता है। धागा आप कहाँ से लाइए आप समझिए। यह पूरी जिम्मेदारी एक कारीगर, एक बुनकर के हाथ में है। बस किसी तरह वो पिस कर, थक कर, मर कर करते जा रहा है। शिल्प के लिए जो है, कोकून के लिए पूरी तरह बाहर प्रयास। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे आज नाथनगर के जो इस खादी भंडार के संचालक है संजय लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार मिलते रहेंगे, इसी तरह जानकारी आपसे प्राप्त करते रहेंगे। अपने पान समाज को कुछ जानकारी देना चाहें तो किसी अगर पान समाज को जानकारी भी लेना है तो आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। नाथनगर के मनोकामना नाथ मंदिर के बगल में इनका खादी भंडार